Hey my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. और आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे some of the types of your long term memory. So chapter number 7 human memory हम पढ़ रहे थे और हमने हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. जैसे कि हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है इन डिटेल हमने जाना. देन वी डिस्कस्ड नेचर ऑफ ह्यूमन मेमोरी. देन नेक्स्ट वी जम्प्ड टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें हमने स्टेज मॉडल को डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड वर्किंग मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, ये सारा सब कुछ इन डिटेल हमने डिस्कस किया. एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग व्यू ऑफ ह्यूमन मेमोरी. क्लियर? तो इतना सारा सब कुछ हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. आई होप सो आप सभी लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो और अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारा सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझ में आ गया है विदाउट एनी डाउट. क्योंकि उतना अगर समझ में आएगा तो आगे का अच्छे से पढ़ पाओगे. जैसे आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं. क्लियर? सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमने कहाँ पढ़ा है, स्टेज मॉडल के अंदर पढ़ा है. तो आपको स्टेज मॉडल भी पता होना चाहिए, उसके क्रिटिसिज्म्स भी पता होने चाहिए. तो ये सारा सब कुछ पता होगा तो आगे का चैप्टर क्लियर होगा, है ना. तो इसीलिए हमको सारे लेक्चर्स देखने हैं, अच्छे से पढ़ना है और कोई डाउट हो तो पूछना है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं. अभी मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग मेमोरी जो है वो क्या होता है. तो वर्किंग मेमोरी के अंदर आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को पढ़ा कि जो वर्क बेंच होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो है कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टी कंपोनेंट व्यू हमने पढ़ा था. और उसी में हमने पढ़ा था कि एक वर्क बेंच होती है जिसके थ्रू हमारी मेमोरी वर्क करती है एंड दैट इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी. इन शॉर्ट आपने ये पढ़ा था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी नहीं है बल्कि उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. क्लियर? सेम वे में जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है दैट इज एलटीएम. क्लियर? सो एलटीएम भी यूनिटरी नहीं है बल्कि उसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. क्लियर? समझ में आया क्या एक चीज कही या नहीं आया समझ में? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में जो चीज मैंने कही वो अंडरस्टूड है या नहीं है. देखो अच्छा एक और बार सुनो, ठीक है. हमने क्या पढ़ा, हमने वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ा था. लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड वर्किंग मेमोरी, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये सब कुछ हमने पढ़ा. स्टेज मॉडल रिकॉल करो. स्टेज मॉडल के अंदर आपने 3 मेमोरी टाइप्स को पढ़ा. आपने सेंसरी मेमोरी पढ़ी, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ी, आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ी. तीनों किस तरह से वर्क करते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा. क्लियर? देन वी केम टू शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सिर्फ यूनिटरी नहीं है कि उसमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आएगी और बस वो थोड़े समय के लिए रहेगी और अगर आप उसको रिहर्स करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. बल्कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं. क्लियर? उन कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया था, है ना. हमने जो है साउंड लूप के बारे में पढ़ा था आपके. देन हमने फोनोलॉजिकल लूप, है ना. फिर हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ा था और कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. ये सारा मल्टी कंपोनेंट व्यू हम वर्किंग मेमोरी के अंदर पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. सेम वे में ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसके अंदर वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे आप लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हो. क्लियर? सो ये भी यूनिटरी नहीं है, इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलटीएम के अंदर. क्लियर? सो इन व्यू ऑफ दिस contemporary formulations envisage long term memory as consisting of various types. अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है. देखो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं. स्टेज मॉडल मैंने कहा कि हमने पढ़ा हुआ था. स्टेज मॉडल में हमने 3 चीजों को डिस्कस किया, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सेंसरी मेमोरी में आएगी, ये स्टेज मॉडल बोल रहा है. उसके बाद अगर आप उसके ऊपर अटेंशन फोकस करते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी. अगर आप उसको बार बार रिहर्स करते हो, यहाँ आपको अटेंशन पे करना है, अगर आप उसको बार बार रिहर्स करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी. ये स्टेज मॉडल कहता है.
STM में जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर साउंड के फॉर्म में आने वाली है, ज्यादातर साउंड के फॉर्म में आने वाली है। क्लियर? LTM में जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादातर मीनिंग के फॉर्म में आएगी। इन शॉर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी सॉन्ग है आपने सुना, अगर आप उसको थोड़ी देर गुनगुनाते हो तो वो थोड़ी देर तक आपको ध्यान रहेगा, लेकिन अगर आप उसको हर बार आपका बिल्कुल फेवरेट सॉन्ग वो बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा, आपको वो हमेशा याद रहेगा, उसके लिरिक्स क्या थे ये सारी चीजें याद रहेंगी। सेकेंड थिंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है ना, मतलब अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन रह सकती है। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए, रिटेन करके रखने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मीनिंग। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझ लेते हो तो वो लंबे समय तक आपको ध्यान रहती है। ये हमने लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग के अंदर भी पढ़ा, आपको याद होगा जब हमने लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग व्यू डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में ही हमने ये चीज पढ़ी है ना। तो हमने इसमें क्या देखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा समय तक कैसे रिटेन रह सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप बहुत लंबे समय तक मेमोराइज करके कैसे रख सकते हो। तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है एनालाइज करना, दूसरा अंडरस्टूड या अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, एंड थर्ड इज मीनिंग। थर्ड इज मीनिंग। जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, बहुत अच्छे से समझते हो और फिर फाइनली उसके मीनिंग को भी समझ लेते हो तो आप बहुत लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके, स्टोर करके रख सकते हो। क्लियर? अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर अनलिमिटेड ड्यूरेशन। क्लियर? बहुत लंबे समय तक आप इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रख रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे सपोज दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना जिसे सालों सालों तक आप रिटेन करके रखे हो और आगे भी रखोगे। क्लियर? तो इसी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात यहाँ पर हो रही है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो यूनिटरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके टाइप्स होते हैं। मेनली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेनली हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बस इतनी ही चीज अभी तक मैंने आपको समझाई है, मतलब इसमें, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर इतनी एक चीज पर हम बात कर चुके हैं। एंड आई एम होपिंग दिस कि आपको स्टेज मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको वर्किंग मेमोरी बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से क्लियर है। ये चीजें क्लियर होंगी तो आगे के कंसेप्ट अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, So what I said that in view of this contemporary formulation envisages कि long term memory जो है उसमें various types होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 टाइप्स नहीं होते हैं, various types होते हैं, बट उसको बाद में हम कैसे डिवाइड करेंगे वो आप देखना। Like for instance, one major classification within the LTM is that of declarative and procedural memories. कभी कभी इसे नॉन डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। तो मेनली हम उसको 2 कंपार्टमेंट्स में या 2 टाइप्स में अभी जो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। क्या है? डिक्लेरेटिव, ये फर्स्ट आ जाएगा आपका डिक्लेरेटिव, दैट मीन्स किसी चीज को डिक्लेयर करना, ओके, एंड द सेकेंड वन इज प्रोसीजरल। प्रोसीजरल को नॉन डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। क्लियर? नोट करो इसको नोट करो, इसका अच्छे से चार्ट बनाओ। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर इतना नोट किया, ये मतलब ये तो ऑलरेडी नोटेड ही होगा, बट ये एक चीज क्लियर हुई है ना। अब देखो LTM पर आते हैं। सो हियर इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म memory. Now we are dividing it, okay, we are dividing it into its 2 types, and what are those? So number one is declarative LTM, and the second one is non-declarative और procedural. Procedural है और उसी के साथ में ब्रैकेट में लिख लो non-declarative. क्लियर? अब ये क्या है डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव, इसको हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको चार्ट बनानी है। नाउ सेकंड, सो ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है,
जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिसमें आप किसी फैक्ट को याद रखते हो, किसी के नाम को याद रखते हो, कोई डेट को आप याद रखते हो, आप किसी तरह के कोई इवेंट को याद रखते हो, आप रिक्शा में जो है मतलब 3 व्हील्स होते हैं इस एक चीज़ को याद रखते हो, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस एक चीज़ को याद रखते हो। सो ये सारा कुछ जो है किसका पार्ट है? डिक्लेरेटिव मेमोरी का। क्लियर? फैक्ट्स को याद रखना, डेट्स को याद रखना, कब कहाँ कौन सी चीज़ हुई थी इसको याद रखना, आपके फ्रेंड का नाम क्या है, फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन होता है ना, और इसी के साथ में योर फ्रेंड शेयर द सेम नेम एंड आर ऑल पार्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव मेमोरी। जैसे आपको पता है कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है और उसके नाम को आप हमेशा याद रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप जितने टाइम अपने फ्रेंड के साथ रहते हो उतने ही टाइम तक आपको उसका नाम याद रहता है, नहीं, हमेशा याद रहता है। लाइक अगर आपका कोई बहुत छोटे, बहुत मतलब जब आप बिल्कुल 4-5 साल के होंगे तब का भी अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आपको उसका नाम याद होगा, है ना। आपका बर्थडे कब आता है, आपकी फैमिली में जितने भी सब रहते हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, उनका बर्थडे कब आता है, डेट्स, ओके। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, या इंडिया में जो है फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो वो कब अडॉप्ट की गई, 1991 में की गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहती हैं। क्लियर? ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो काऊ है वो हमेशा पानी के अंदर रहती है तो आप बोलोगे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि जो काऊ है वो लैंड पर रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ आपने सीखी हुई है। फ्रॉग एम्फीबियन है ना, लैंड पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो ये एक चीज़ आपने बचपन से सीखी हुई है। तो फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स, इन सारी चीज़ों को याद रखना ये आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट होता है। क्लियर? किसका पार्ट होता है? जो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसका पार्ट होता है क्या? डेट्स, नेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोसीजरल मेमोरी ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू मेमोरीज रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग वेरियस टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, क्लियर, उस प्रोसीजर का मतलब उस प्रोसीजर को याद रखना, दैट इज द प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है कि आप बाइक चलाओ, ठीक है, या स्कूटी चलाओ, तो आपको उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि मैं स्कूटी या बाइक कैसे स्टार्ट करूंगा। तो पहले मुझे एक्सीलरेटर को जो है मतलब प्रेस करना है, मुझे जो है की उसको चालू करना है, या ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पहले गियर लगाते हो फिर एक्सीलरेटर ऑन करते हो फिर उसके बाद में की ऑन करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एक प्रोसीजर है उसका, है ना, कि पहले की स्टार्ट करेंगे देन उसके बाद में एक्सीलरेटर देंगे फिर उसको जो है मतलब ऐसे करके स्टार्ट करेंगे, जैसे भी एक पूरा उसका प्रोसीजर होता है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का एक पूरा प्रोसीजर होता है कोई टास्क करने का। क्लियर? आया समझ में? तो उसे कहते हैं आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे आपको बोला जाए चाय बनानी है तो चाय कैसे बनाओगे? ऑब्वियस है, पहले एक जो है बर्तन लोगे, उसमें जो है थोड़ा सा दूध डालोगे, मिल्क डालोगे, फिर उसके बाद में क्या डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, शक्कर डालोगे, ऐसे जो भी जिस तरीके से। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पहले एक कप लेते हो, उस कप के अंदर जो है मिल्क पोर कर देते हो, फिर उसमें जो है चाय पत्ती डाल देते हो, शक्कर डाल देते हो, फिर उसको पूरा ऐसे घोल देते हो, फिर उसको जो है मतलब थोड़ा जो है क्या बोलते हैं उसको स्टोव पर रख देते हो। ऐसा कुछ नहीं होता ना, एक पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो। दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर प्रोसीजरल मेमोरी। क्लियर? आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिक्लेरेटिव के अंदर क्या लिखोगे? सो दी फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स, एक्सेट्रा, all these are part of your declarative memory. Procedural memory के अंदर क्या आएगा? So the procedure to accomplish such task. किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए एक जो पूरा प्रोसीजर लगता है वो प्रोसीजर आपकी प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान लो अगर ये एलटीएम है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक यहाँ पर जितने भी सारे फैक्ट्स वगैरह हैं वो सारा कुछ मैं याद करके रखूंगी, एक वो पार्ट होगा जहाँ पर मैं हर एक काम को करने के लिए एक जो प्रोसीजर है उसको ध्यान रखूंगी। अगर आप स्विमिंग करने जाते हो तो स्विमिंग कैसे की जाएगी उसका एक पूरा प्रोसीजर होता होगा कि ऐसे ऐसे करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लियर? आपको याद होगा ना, स्किल लर्निंग हमने पढ़ा हुआ था, किसी स्किल को अटेन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो वो स्टेप्स क्या है, एक तरीके का प्रोसीजर होते हैं। दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर प्रोसीजरल मेमोरी। इसको स्किल लर्निंग से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करो। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? इतने में तो कोई डाउट नहीं है कि डिक्लेरेटिव क्या है या प्रोसीजरल क्या है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। क्लियर?
Now, facts retained in the declarative memory are amenable to verbal descriptions, while contents of procedural memory cannot be described easily. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, तो आप मुझे बहुत इजीली बताओगे 15 अगस्त 1947। मैं आपसे पूछूं आपका बर्थ कब हुआ, तो आप मुझे अपनी बर्थ डेट बता दोगे। मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, या आपकी फैमिली में मैं बहुत सारे लोगों के आपसे नेम्स पूछूं, तो आप मुझे सबके नेम्स बता दोगे। क्लियर? मैं आपसे पूछूं कि आप फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट आप जिस भी क्लास में हो, आज से 5 ईयर्स बाद आप कौन सी क्लास में होगे, तो आप वो मुझे कैलकुलेट करके डेट जो है बता दोगे कि आज से 5 साल बाद हम इस क्लास में होंगे, या हम जो है कॉलेज कर रहे होंगे, या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो भी फैक्ट्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में आप इजीली वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझ सकते हो, याद कर सकते हो। क्लियर? लेकिन जो प्रोसीजरल मेमोरी का कंटेंट है उसको बहुत ही इजीली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन आस्क्ड you can describe how the game of cricket is played, but if someone asks you how do you ride a bicycle, you may find it difficult to narrate। यहाँ पर ये एक चीज़ कही गई है कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ क्रिकेट कैसे कैसे खेला जाता है, तो आप बताओगे कि उसमें जो है टीम्स होती हैं, सभी टीम्स के जो है मेंबर्स, मतलब जितने भी सारे प्लेयर्स होते हैं, फिर एक चूज़ करता है बैटिंग करने के लिए, एक जो है मतलब बॉलिंग करते हैं, फिर बॉल को जो है ऐसे फेंका जाता है, फिर वो बैटिंग करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बता दोगे प्रोसीजर। आपसे कोई पूछे कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों? कैसे बताओगे कि मैं कितनी दूर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे गियर लगाना है, एग्जैक्ट उसको एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बोला मैंने, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप नहीं बता पाओगे गाड़ी कैसे चलाई जाती है, बट आप उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो। बहुत बार प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसका कंटेंट क्योंकि ऐसा है ना कि आप उसको इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप फैक्ट्स को इजीली रिटेन कर सकते हो, लेकिन आप प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना उतना ज्यादा इजी नहीं होता। क्लियर? सो हियर कम्स Tulving. Tulving has proposed yet another classification and has suggested that the declarative memory can either be episodic or semantic. अब देखो यहाँ पर और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ये इतना एक आपको बेसिक याद रखना है, ठीक है। डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल, प्रोसीजरल क्या है, डिक्लेरेटिव क्या है। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लो कि फैक्ट्स नेक्स्ट पे लिखो, ठीक है। मैं इसी के आगे आपको नोट्स बनवा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। आई होप सो ये आपने बना लिया है। क्लियर? कमिंग नेक्स्ट। सो ये आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी है और ये आपका यहाँ पर प्रोसीजरल मेमोरी है। ओके, दिस इज प्रोसीजरल मेमोरी, दिस इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमने क्या एक चीज पढ़ी कि फैक्ट्स कैन बी रिटेन्ड इजीली, फैक्ट्स को आप इजीली याद कर सकते हो। बट प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर हमने क्या एक चीज पढ़ी कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर्स डिस्क्रिप्शन इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब किसी प्रोसीजर को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्क्राइबिंग अ प्रोसीजर इज क्वाइट डिफिकल्ट, या प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्लियर? ये एक चीज हमने डिस्कस करी। अब इसमें आते हैं आपके नेक्स्ट टुल्विंग। कौन आते हैं? टुल्विंग। देखो टुल्विंग इस क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सो नंबर 1 इज सीमेंटिक एंड नंबर 2 इज एनकोडिंग, ठीक है। सीमेंटिक और एनकोडिंग ये आपने पहले टर्म्स सुने हुए हैं, सीमेंटिकली, एकाउस्टिकली, ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा है। सॉरी, एपिसोडिक, सीमेंटिक और एपिसोडिक, नॉट एनकोडिंग, एपिसोडिक। क्लियर? नाउ सीमेंटिक आपने पढ़ा है, एपिसोडिक आपके लिए न्यू टर्म है। तो टुल्विंग बोलते हैं कि इस तरह से 2 पार्ट्स में ये जो हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी है, जिसमें हम फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स, इन सारी चीज़ों को रिटेन करके रखते हैं, उस एक चीज़ को हम और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो उन्होंने उसको 2 पार्ट्स में, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। 1 इज योर सीमेंटिक एंड सेकेंड इज योर एपिसोडिक। अब देखो इसमें वो क्या बताते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी कंटेन्स बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स। एपिसोडिक का मतलब
बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स, बताओ क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखा है बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स। अभी तक इतना साइकोलॉजी पढ़े हो ना, सारा सब कुछ पढ़ लिया, इतने सारे डिसिप्लिन्स भी पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़ा आपने, तो क्या समझ में आता है इतना पढ़ने के बाद में बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स का मतलब क्या है, बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है, कि ये बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स का मतलब यहाँ पर क्या है। एपिसोडिक, नाम को बार बार पढ़ो और इस एक सेंटेंस को बार बार पढ़ो, आपको खुद से समझ में आएगा कि एपिसोडिक किस एक चीज के लिए जो है मतलब बोल रहा है। यहाँ पर टुलविंग ने अगर उसको डिस्क्राइब किया है या उसके सेगमेंट्स बनाए हैं, तो एपिसोडिक का मतलब यहाँ पर है क्या। क्लियर, बताओ जल्दी से सोचो और फटाफट मुझे जो है बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ पर बायोग्राफिक डिटेल्स का मतलब क्या है। ठीक है ना, क्या एक चीज कही जा रही है कि एपिसोडिक मेमोरी के अंदर बायोग्राफिक डिटेल्स होती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड, मतलब हमारी लाइफ में जितने भी सारे इवेंट्स हुए होते हैं उनसे कुछ रिलेटेड मेमोरीज। कैसे? मेमोरीज रिलेटिंग टू आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस constitute the episodic memory, and it is for this reason that it contents are generally emotional in nature। ये देखो यहाँ पर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। एपिसोडिक का मतलब समझते हो ना, एपिसोड्स, ठीक है। एपिसोडिक, इसको एक टर्म से अगर हम रिलेट करें तो दैट इज एपिसोड्स। एपिसोड जनरली क्या होते हैं, किसी एक बहुत बड़ी सीरीज को आप कुछ एपिसोड्स में डिवाइड कर देते हो। क्लियर, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसा होता है ना। जनरली आपने देखा होगा आपके घर में मतलब आपकी मम्मी दादी वगैरह अगर कोई ऐसे डेली सोप्स वगैरह देखते हैं तो उसमें भी एपिसोड्स होते हैं ना, उसको डिवाइड किया जाता है, हर एक दिन एक न्यू एपिसोड आता है। ओके, सो दैट इज जनरली कि आपकी एक जो लाइफ है, ठीक है, आपकी एक जो पूरी लाइफ होती है उस लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में फिट हो जाते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जब 5 इयर्स ओल्ड थे तब आपका जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था वो बहुत ही अच्छे से किया गया था। मतलब आपके सारे फ्रेंड्स, आपके सारे रिलेटिव्स, आपकी पूरी फैमिली सब आए थे, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही अच्छी पार्टी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी मेमोरीज बहुत मतलब अच्छे से था, तो आप बहुत सारी मेमोरीज आपको आज तक याद होंगी। क्लियर, मतलब आपने बहुत सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखा होगा। नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्लियर, और इसी के साथ में आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे सपोज आप अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे पर्सन से मिले, किसी ऐसे फ्रेंड से मिले जिससे मिलके आपको बहुत ही अच्छा फील होता था, जिसके साथ आप बहुत ही अटैचमेंट, बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक कनेक्शन फील कर पाते थे। बट जस्ट सपोज कि अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है किसी रीज़न से, मे बी वो कहीं दूर चला गया है या जो भी चीज़ हो गई है। क्लियर, तो आप उस एक चीज़ को लेके बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हो। नाउ दैट इज़ एन एपिसोड ऑफ योर लाइफ। क्लियर, वो एक जो इंसिडेंट है ये जब आप किसी एक टाइम पर किसी एक बहुत ही अच्छे पर्सन से मिले होगे, सो दैट इज़ ऑल्सो एपिसोड ऑफ योर लाइफ। क्लियर, और हम क्या होते हैं जनरली इस तरह की जो मेमोरीज होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर, और ह्यूमन बींग्स आर ऑब्वियसली इमोशनल इन नेचर। सो जनरली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी मेमोरीज हमारी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं हम उसको एपिसोडिक मेमोरी के अंदर रखते हैं। दैट इज दी बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइफ्स। हमसे रिलेटेड, हम जहाँ रह रहे हैं, जिस भी एरिया में हैं, जहाँ भी जिस स्पेस में हैं, और हमारे अपने जो भी साथ में सभी लोग हैं, हमारे अपने बायोलॉजिकल सारा फीचर्स, और इसके अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें। बायोग्राफी, ओके, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई कि जहाँ ह्यूमन्स आप सभी मिल बांट के जाए कि स्पेस पर रह रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट होगा, सो दैट विल कम अंडर योर एपिसोडिक मेमोरी। क्लियर, और इसी एक रीज़न की वजह से, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है एपिसोडिक मेमोरी, तो इसीलिए ये जो है ये जनरली इमोशनल होती है। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है वो इमोशनल होती है, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। एपिसोडिक मतलब बायोग्राफिक डिटेल्स, बायोग्राफिक डिटेल्स of our lives. Now episodic memory is generally emotional in nature, is emotional in nature। हमारी जितनी भी एपिसोडिक मेमोरी होती है वो कैसी होती है, इमोशनल होती है। क्लियर, यहां तक समझ में आया, और इसको नोट डाउन भी करना है ना, ठीक है ना। कमिंग नेक्स्ट,
हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, और हाउ एंग्री वॉज योर फ्रेंड एंड व्हाट डिड ही और शी डिड when you did not fulfill a promise. If such incidents did actually happen in your life, you perhaps will be able to answer these questions with reasonable accuracy. जैसे जब आप पहली बार स्कूल गए थे, पहली बार क्लास में बैठे थे, पहली बार जब आप अपनी मम्मी के साथ में नहीं थे, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्लियर? या फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड से कोई प्रॉमिस किया था, जैसे आप किसी रीजन की वजह से फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपके फ्रेंड जो है वो आपसे गुस्सा हो गया या उसने आपसे बात करना छोड़ दिया। जैसे मैं अभी आपको एक आपकी लाइफ का इंसिडेंट बता रही थी कि कोई फ्रेंड है जिसके साथ में आपको बहुत अच्छा लगता था, बट मे बी किसी रीजन से अब वो आपसे दूर हो गया है, या फॉर एग्जाम्पल आपके और उसके बीच में किसी तरह के कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया है, जैसे आप लोग बात नहीं करते हो, क्लियर? तो आप उस एक चीज को लेकर बार बार सोचते होगे, कभी ना कभी आपको वो मेमोरीज स्ट्राइक करती होंगी, है ना? सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर इजीली कर सकते हो अगर ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं तो। ये नहीं हुए हैं तो भी ऐसी कुछ आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, सिर्फ फ्रेंड से रिलेटेड नहीं, आपकी पूरी लाइफ, जितना अभी तक आप जितने भी बड़े हो, ठीक है, तो आपके अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, ओके? और वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ के एपिसोड से रिलेटेड है ना, इसलिए हम इसको एपिसोडिक मेमोरी कह रहे हैं। और ये मेमोरी में जनरली जितना भी कंटेंट होता है वो इमोशनल कंटेंट होता है, क्लियर? सेकंड, although such experiences are hard to forget, yet it is equally true that many events take place continuously in our lives and that we do not remember all of them. अब एक और चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई मेमोरी है जब आप 5 या 10 ईयर्स ओल्ड रहे होगे, क्लियर? आज मे बी आप 17-18 जितने भी ईयर्स ओल्ड हो, ओके? अब जब आप 30 या 35 ईयर्स के हो जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेमोरीज सेम वैसी की वैसी अभी तक आपके जो है मतलब ध्यान रहे, आपको अभी तक उन मेमोरीज को आप रिटेन करके रखो। हो सकता है आप टाइम के साथ में धीरे धीरे कुछ चीज़ों को भूल भी जाओ, बट हमारी लाइफ में इवेंट्स होते रहते हैं इस तरह के, क्योंकि लाइफ तो बहुत बड़ी है ना, है ना? मतलब मान लो कोई पर्सन है 70-80 साल तक भी अगर वो जी रहा है, उसकी लाइफ जो है वो 70-80 ईयर्स तक भी है, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, एन नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये इवेंट्स में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें वो मतलब हर एक इवेंट तो हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारी मेमोरी में फिट हो जाती हैं कि हाँ ये चीज़ हुई थी और इस एक चीज़ से आप बहुत ही अट्रैक्ट हो गए या बहुत ही अटैच हो गए, या कोई कुछ भी ऐसी चीज जो आपने फील करी जिससे वो आपकी मेमोरी में फिट हो गई, क्लियर? तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एपिसोडिक मेमोरी जो है, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है, ये इमोशनल है इन नेचर। एपिसोडिक मेमोरी कैसी है? इमोशनल है इन नेचर। सेकेंडली, यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे तो आप उन्हें नहीं भूलते हो, बट टाइम के साथ में कभी कभी भूल भी जाते हो, लेकिन जो इवेंट्स हैं, जो एपिसोड्स हैं आपकी लाइफ के, वो तो लाइफ टाइम चलने हैं, तो इसीलिए बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिमेंबर नहीं भी रखते हैं और जिन चीज़ों को हम अपनी मेमोरी में फिट कर भी लेते हैं। Besides, there are painful and unpleasant experiences which are not remembered in as much detail as pleasant life experiences. अब देखो दूसरी चीज इसी में, ठीक है, इसी एपिसोडिक में ही आपको पढ़ना है। एक इमोशनल आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा कि इट इज हार्ड टू फॉरगेट, और तीसरी चीज ये है कि लाइफ में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना? अभी भी आप जितने ईयर्स ओल्ड हो तो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, है ना? मतलब बुरे और अच्छे वो हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, है ना? क्या चीज़ अच्छी है तो वो हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी है, आपके लिए अच्छी ना हो, मेरे लिए कोई चीज़ गलत है, आपके लिए वो गलत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन डज स्मोकिंग, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे लिए स्मोकिंग गलत है बट शायद उसके लिए सही होगी, तो सही और गलत के क्राइटेरियाज हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। दैट इज द प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। अच्छे एक्सपीरियंसेस को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस को हम अक्सर भूलना चाहते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप जिस चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन फोकस करोगे, जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे, तो वो जनरली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम उसको रिमेंबर रखना चाहते हैं, और प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को हम इन डिटेल याद रखते हैं। तो ये आपका एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट है। क्लियर? सबसे पहली चीज इमोशनल है इन नेचर, दूसरा इजीली आप उन सारी चीज़ों को भूल नहीं सकते हो, ठीक है? तो सेकंड आप क्या लिखोगे? हार्ड टू फॉरगेट, ठीक है? यहाँ पर नोट डाउन करते हैं इसके फीचर्स।
सो नंबर 1 इमोशनल इन नेचर, नंबर 2 हार्ड टू फॉरगेट, एंड नंबर 3 हमने क्या एक चीज डिस्कस करी कि जो आपके प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हैं आप उसे ध्यान रखना चाहते हो, तो प्लीजेंट, प्रिफर्ड और रिमेंबर्ड, प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस रिमेंबर्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लीजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उन्हें ध्यान रखना चाहते हैं, ना कि अनप्लीजेंट को। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिसोडिक मेमोरी। किसने दिया? टुलविंग ने दिया ये कंसेप्ट। क्लियर है यहां तक? आई होप सो इतने में कोई डाउट नहीं होगा और ये इतना कुछ समझ में आया होगा अभी तक जितना बताया। फिर हम बात करेंगे सीमेंटिक की, एंड आई होप सो कि आप जो है नोट्स वगैरह सारा सब कुछ बना रहे हो। नोट्स बनाओगे तो अभी भी अच्छे से समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी रीड करोगे तब भी क्लियर होगा, ठीक है ना। The semantic memory on the other hand is the memory of general awareness and knowledge. Semantic memory क्या है? General awareness और knowledge। तो जहां हमने एपिसोडिक मेमोरी में बात करी बायोग्राफिक डिटेल्स ऑफ आवर लाइव्स, वही जो सीमेंटिक मेमोरी है वो हमारी जनरल अवेयरनेस और हमारे नॉलेज से रिलेटेड है। आए समझ में? जैसे देखो यहाँ पर हमने एपिसोडिक में क्या बात करी कि हमारी जो लाइफ है उसकी बायोग्राफिक डिटेल्स, हमारी लाइफ में जितने एपिसोड होते हैं उनमें से जितने आप मेमोराइज करते हो मान लो उसकी डिटेल एपिसोडिक मेमोरी है। सीमेंटिक क्या है? आप कितने ज्यादा जनरली अवेयर हो, आपका नॉलेज कितना ज्यादा है, आपका जीके, ओके, आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये सारी चीजें जहां पर आप रिटेन करके रखते हो इंफॉर्मेशन, दैट इज इन योर सीमेंटिक मेमोरी। क्लियर? सो दैट कम्स अंडर जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, ठीक है। ये किस एक चीज का पार्ट है? ये आपके मेमोरी का पार्ट है। क्लियर? किसका पार्ट है? मेमोरी का पार्ट है। अब ये बताओ कि आप में से कितने आइडेंटिफाई कर पाए कि मेमोरी की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी है? जल्दी बताओ फटाक से। कितने लोगों को लिखते से ही समझ में आ गया था कि अरे मैम तो गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं, मैम को तो आती नहीं है स्पेलिंग, है ना? ऐसा आया था माइंड में कि नहीं आया था? जल्दी बताओ कि ये स्पेलिंग गलत है। ये कितनों आपको खुद पता है ना कि आपको दिखा था या आपको नहीं दिखा था? अगर आपको दिख गया था कि ये मेमोरी की स्पेलिंग मैम ने गलत लिखी है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आपको बिल्कुल दिख गया होगा, दैट मीन्स यू आर जनरली अवेयर। अगर आपको नहीं दिखा था सो यू आर नॉट जनरली अवेयर, आपकी सीमेंटिक मेमोरी अच्छी नहीं है। आया समझ में? इज दैट इज क्लियर? दैट इज योर जनरल अवेयरनेस कि आप कितना जनरली अवेयर हो, आपका नॉलेज कितना ज्यादा है। इफ आई से 2 + 8 इज इक्वल्स टू 12, सो एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जल्दी से बताओ। 2 + 8 इज इक्वल्स टू 12, सो यू विल बी लाइक नो मैम 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10। सो ये चीज आपको पता है। क्यों पता है? बिकॉज आपकी सीमेंटिक मेमोरी जो है दैट इज गुड इनफ। Clear? So all concepts, ideas, rules of logic are stored in semantic memory. तो जितने भी आपके concept होते हैं, कोई भी rules होते हैं, कोई भी ideas होते हैं, if I am saying turn right, so obviously you will be turning right, you won't turn left. क्लियर? सो ये क्या है? ये कुछ रूल्स है ना, कुछ आइडियाज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ लॉजिक की चीजें हैं जो हम सभी के अंदर होती हैं, है ना। सो दैट कम्स अंडर योर सीमेंटिक मेमोरी। तो एक तरह से पता है क्या किया है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं। जैसे देखो यहाँ पर समझो, जस्ट सपोज दिस इज योर मेमोरी, जस्ट सपोज दिस इज योर LTM, ये आपका LTM है, ठीक है। अब क्योंकि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो, है ना, तो अब इसके अंदर क्या क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये आपका LTM है, ओके। इसके अंदर सीमेंटिक मेमोरी भी है जहां पर आप सारे रूल्स, सारी आपके लॉजिक, ये सारी चीजों को याद रखते हो। इसके अंदर आपका एपिसोडिक मेमोरी भी है जिसके अंदर आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स वगैरह रहे आप उसको याद रखते हो। इसके अंदर डिक्लेरेटिव मेमोरी भी है जहां पर आप सभी नेम्स, फैक्ट्स, इन सारी चीजों को याद रखते हो। इसी के अंदर प्रोसीजरल मेमोरी भी है जहां पर आप किसी काम को करने के प्रोसीजर को याद रखते हो। तो ये एक जस्ट समझने के लिए डायमेंशन यहाँ पर, मतलब इस एक सारी चीज को समझने के लिए डायग्राम बनाया है। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, मतलब होता इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मान लो ये आपका मेमोरी है तो वो सारी चीजें फिट रहेंगी। अब देखो मेमोरी क्या है? मेमोरी कॉग्निटिव प्रोसेस है। मेमोरी इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। आपको पता है ना कि मेमोरी कॉग्निशन का पार्ट है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, है ना।
कॉग्निशन किस एक चीज का पार्ट है? मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब हम बात कर रहे हैं माइंड की। अब हम सभी के पास में माइंड भी है, हम सभी के पास में ब्रेन भी है। ब्रेन तो पता है यहाँ पर फिट है, ठीक है, उसकी लोकेशन पता है कहाँ पर होता है, बॉडी में होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, ब्रेन यहाँ पर फिटेड होता है, ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हमको पता है। आपको पता है आपकी बॉडी में माइंड कहाँ है? अच्छा, ब्रेन और माइंड बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कभी भी इस चीज़ को आपको एक साथ में जोड़ नहीं देना है। ब्रेन इज अ डिफरेंट थिंग, माइंड इज अ डिफरेंट थिंग, साइकोलॉजी में कहा जाता है ना, कि माइंड जो है वो अलग है, ब्रेन जो है वो अलग है। ब्रेन पता है लोकेशन कहाँ पर है, क्या काम करता है, माइंड इसकी कोई लोकेशन नहीं है, ये आपके बॉडी में कहीं भी फिट नहीं है कि जो आपका यहाँ पर माइंड है, यहाँ ब्रेन है, यहाँ माइंड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रेन आपकी बॉडी में है लेकिन माइंड आपकी बॉडी में उसकी कोई लोकेशन नहीं है, बट वो हम सभी के अंदर होता है ना, हम सभी का माइंड होता है। उस माइंड के अंदर जब भी आप कोई चीज सोच रहे होते हो, जब भी आप किसी चीज को समझ रहे होते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप समझ रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो वैसे ही जब आप चीजों को अपनी मेमोरी में रखते हो तो दैट कम्स अंडर योर माइंड। क्लियर? अब जब माइंड की कोई लोकेशन ही नहीं है तो ह्यूमन मेमोरी क्या, ऐसा कुछ है कि आपका, जैसे मान लो ये आपका ब्रेन है, तो इस ब्रेन में यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है कि इसके अंदर आपकी जितनी भी मेमोरी होगी आप उसको स्टोर करके रखोगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? ब्रेन के अपने फंक्शंस हैं, बट हम ऐसी चीज़ों को स्टोर, मतलब माइंड में ऐसी कोई प्लेस है जहाँ सारा कुछ स्टोर रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका जो कबर्ड होता है, आपके रूम में आपका कबर्ड होगा ना, तो इसमें भी वेरियस कंपार्टमेंट्स होंगे। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर आप बुक्स रखते होगे, यहाँ पर आप अपने सारे जो है मतलब क्लोथ्स वगैरह रखते होगे, यहाँ पर आप अपने एसेंशियल चीज़ों को रखते होगे, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा, बट ये क्या है, ये तो प्रैक्टिकल ये चीज़ होती है, बट ब्रेन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रेन है, यहाँ पर ह्यूमन मेमोरी रख ली, यहाँ पर लर्निंग कर ली, यहाँ पर जो है सारे साइकोलॉजिकल कंसेप्ट याद कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो जो आपके ह्यूमन मेमोरी है दैट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब वो आपके मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है, और मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आता है मतलब आपका माइंड है। तो आपके माइंड में आप जितनी भी चीज़ों को मेमोराइज करके रखते हो, हम उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं SM, EM, PM और DM में। क्लियर? व्हाट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी? डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है बताओ? यहाँ पर नोट्स बना लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में फिर से, ठीक है। सो डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट्स, ओके। एपिसोडिक मेमोरी, लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस या लाइफ एपिसोड्स, ओके। व्हाट इज योर सीमेंटिक मेमोरी? सो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, दैट इज लॉजिक, ओके। एंड व्हाट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी? दैट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ टास्क। क्लियर? अब इसमें से ये जो दो हैं, ये किसने बताए? ये टुलविग ने बताए हैं, ओके। और ये जो दो हैं ये आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स के अंदर ही डिस्कस कर रहे हो, और इसी DM के दो टाइप्स ऐसे डिवाइड कर दिए कि जितना फैक्ट्स, नंबर्स, डेट्स सारा सब कुछ याद करते हो, उसी में दो और हैं, लॉजिक और आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्लियर? आए यहाँ तक समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसी के साथ में देखो, सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जैसे आपको पता है कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 2 + 6 8 होता है, आपको आपके जो भी जिस भी स्टेट, जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ का STD कोड क्या है वो आपको पता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इन कंसेप्ट को, इन आइडियाज़ को आप जानते हो। क्यों जानते हो? बिकॉज आपकी सीमेंटिक मेमोरी में आप जनरल अवेयरनेस और नॉलेज को स्टोर करके रखते हो। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग लिखी है एलिफेंट की, क्लियर, गलत लिखी है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा कि अब जो स्पेलिंग्स के साथ में ऐसा सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो ये स्पेलिंग गलत लिखी है, आपको पता है क्योंकि आपने ये चीज सीखी है कि एलिफेंट की स्पेलिंग हमेशा क्या होगी? ELEPHANT, दिस इज एलिफेंट। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं एलिफेंट, तो क्या ये स्पेलिंग सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि बचपन से यही सीखी हुई है। दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर सीमेंटिक मेमोरी। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? आई होप सो इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अनलाइक एपिसोडिक मेमोरी, दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नॉट डेटेड. You perhaps will not be able to tell when you learn the meaning of non-violence or which date you came to know that Bangalore is the capital of Karnataka.
अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे एपिसोडिक मेमोरी है, तो ये जनरली क्या होती है, डेटेड होती है। डेटेड का मतलब ये कि मैंने आपसे कहा कि एपिसोडिक मेमोरी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब आप 5 इयर्स ओल्ड थे तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, आपके उस बर्थडे सेलिब्रेशन की बहुत सारी मेमोरीज हैं जो आपको याद हैं, तो ऑब्वियस है आपका बर्थडे किसी ना किसी डेट, किसी ना किसी पर्टिकुलर ईयर में पड़ा होगा, इसीलिए आपको याद है। या फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ में आपने बहुत ही अच्छे से, आपकी मेमोरीज उसके साथ में है, तो ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड होगा कि आपका जो फ्रेंड था वो इस एक टाइम पर आपके साथ में था। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कब पता चला था कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, कि भैया वायलेंस जो है वो नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी के साथ में मार धाड़ हाथापाई ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये नॉन वायलेंस होता है। ओके, दैट मीन्स यू आर नॉट वायलेंट। क्लियर? सो ये मीनिंग आपको कब पता चला था, तो क्या आप मुझे डेट बता पाओगे कि हमें तब पता चला था? या मैं आपसे कहूँ कि आपको कब पता चला था कि कर्नाटका का जो कैपिटल है वो बैंगलोर है, सो आपको डेट्स याद नहीं होंगी, बट यू नो दैट मीन्स यू आर जनरली अवेयर, यू हैव अ जीके। ओके, बट आप उस चीज को लेके कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते हो। So that's a difference between episodic and semantic memory. Since the contents of semantic memory relate to facts and ideas of general awareness and knowledge, it is affect neutral and non-susceptible to forgetting. अब क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो फैक्ट्स आइडियाज से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है कि इसको भूल जाना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, मतलब आप बहुत जल्दी इस चीज़ को नहीं भूल पाते हो। ओके, एंड वेरियस अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आज एज सच, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ तक ये आया समझ में? सो सीमेंटिक मेमोरी जिसे आप बहुत इजीली भूल नहीं सकते हो, और दूसरी चीज़ ये डेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पर इसको भी नोट डाउन कर लो कि सीमेंटिक, ये देखो यहाँ पर भी लिखा था कि हार्ड टू फॉरगेट बट नॉट एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड, बट नॉट एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड। मतलब हमारी लाइफ में तो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं ना, बट हम सबके सब तो याद नहीं करते हैं, कुछ ही याद करते हैं, जिन्हें याद करते हैं इजीली भूल नहीं पाते। दूसरी चीज सिमेंटिक में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो डेटेड है, ठीक है, सॉरी नॉट डेटेड है। इसमें आप किसी तारीख वगैरह को याद नहीं रखोगे कि कब आपको पता चला था कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्टेट का जो है कैपिटल क्या है, या आपके यहाँ पर एसटीडी कोड क्या है, आपको ये चीज़ कब पता चली थी, तो आप मुझे बता पाओगे कि मैं एग्जैक्ट इस ईयर में जब था इस तारीख को मुझे ये बात पता चली थी? ऐसा नहीं होता ना। सो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर सीमेंटिक मेमोरी। दूसरा, यहाँ पर लॉजिक आप यूज करोगे। क्लियर? क्या एक चीज यूज करोगे? लॉजिक को आप यहाँ पर यूज करते हो। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। और भी क्लासिफिकेशन है, आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट आई होप सो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हैं और इतने में कोई भी डाउट नहीं होगा। और जितने नोट्स बनवाए वो अच्छे से एक पूरा मतलब जो है आप ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस मच वी हैव स्टडीड लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके टाइप्स डिक्लेरेटिव एक होता है, एक प्रोसीजरल होता है। इसमें फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर प्रोसीजर होता है कि आप किसी टास्क को कैसे करोगे। आप डीएम दैट मीन्स डिक्लेरेटिव मेमोरी को इजीली रिटेन कर सकते हो क्योंकि फैक्ट्स होते हैं। प्रोसीजरल को आप उतना इजीली डिस्क्राइब नहीं कर पाते। इसी डिक्लेरेटिव मेमोरी को टुलविग ने और ज़्यादा जो है क्या किया है, उसको डिवाइड किया है या उसके और सेगमेंट्स बताए हैं। एक है सीमेंटिक, एक है एपिसोडिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सीमेंटिक एंड एपिसोडिक। आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपके चैप्टर में जहाँ पर ये टॉपिक दिया है उसको एक बार रीड कर लो। एक बार रीड कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। बस बार बार कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, अच्छे से रीड करो तो और अच्छे से समझ में आएगा और भूलोगे नहीं। और नोट्स आपको बनाने, अगर मैं बनवा रही हूँ तो बना लो, नहीं बना रही होती और सिर्फ बोल रही होती तो भली बात अलग होती, बट मैं आपको बनवा भी रही हूँ। ठीक है, तो उसको नोट डाउन आपको करना है। आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स वगैरह के बारे
बारे में जानेंगे और भी जितने मॉडल्स हैं मेमोरी के उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट कैसे एक्सेस करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे लेक्चर, सारे टॉपिक सब कुछ एक ही जगह पर एक ऑर्डर में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल में या किसी भी ब्राउजर में एंड जस्ट एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको सारे क्लासेस मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे, जो भी क्लास आपको पढ़ना है, जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, जस्ट उस पर क्लिक करना। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास किंडरगार्टन से 12th इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो आप K12 इंग्लिश पर क्लिक करोगे। आपको मान लो क्लास 11th पढ़ना है तो आप क्लास 11th पर क्लिक करोगे। ये आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। आप स्क्रॉल करोगे आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है सभी बुक वाइज भी दिए गए हैं। जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी में बुक पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, आपको जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर पे क्लिक करो, आपको सभी सब टॉपिक्स भी दिखेंगे और सभी टॉपिक्स के आगे अगेन वॉच नाउ लिखा हुआ है। तो जो भी टॉपिक पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब बढ़िया से यहाँ पर पढ़ो, कंसेप्ट्स को समझो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, कोई भी कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।